गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन अध्यापन कराऊंगा। हमने संयुक्त राज्य की विदेश नीति के अध्ययन में संयुक्त राज्य की विदेश नीति के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक पॉइंट यह है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व यह है कि उसके दो चीज़ों को हमें उसके तत्वों का अध्ययन पूर्व में कर लिया है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति के निर्माण के तत्व, विदेश नीति के निर्माण के तत्व, विदेश नीति को निर्मित करने वाले, विदेश नीति को बनाने वाले क्या क्या तत्व है जिसमें संयुक्त राज्य की गवर्नमेंट उस बात का विशेष ध्यान रखती है। दूसरा है वो जो विदेश नीति बनाई जाती है, जो विदेश नीति बनाई जाती है यूएसए की विदेश नीति के निर्माण के तत्व, दूसरे उद्देश्य, दो बातों का हमने, दो पॉइंटों का हमने, दो शीर्षकों का हमने इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण तत्व कौन से हैं और उनके उद्देश्य क्या है। निर्माण तत्वों में हम एक बार ब्रीफली अध्ययन कर देते हैं। निर्माण तत्वों में हमने अध्ययन किया था वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत है, दो तरफ कमजोर देश है, दो तरफ समुद्र है और इससे उनके व्यापार और वाणिज्य में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। दूसरा था प्राकृतिक साधन। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ सभी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। नंबर 3 तत्व है सुरक्षात्मक शक्ति। निर्बलता का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए उन नीतियों की आदर्शों और अपेक्षा की जाती है जो नीतियां अधिक सफल रही हैं। चौथा है मानवीय स्रोत। अमेरिका में प्रति श्रमिक औसत उत्पादन गैर पश्चिमी देशों से अधिक है, इसलिए वहाँ की इस विदेश नीति को प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गृह नीति तथा दबाव गुण। वहाँ की गृह नीति ऐसी है, दबाव गुण इतने प्रभावशाली है कि वहाँ की नीतियों को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। छठा है संवैधानिक बंधन। सबसे बड़ी व्यवस्था वहाँ के संविधान में, वहाँ के संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ के युद्ध और सीनेट के कोई भी युद्ध या संधि के कोई भी निर्णय जो सीनेट लेती है उस पर अंकुश लगा सकता है, ये वहाँ की न्यायपालिका का निर्णय है। और सातवां था दलगत सहयोग। वहाँ दल इतने मजबूत है, पार्टियां इतनी मजबूत है कि वो उसके निर्माण तत्व को, ये निर्माण के 7 तत्व थे, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, सुरक्षात्मक शक्ति, मानवीय स्रोत, गृह नीति और संवैधानिक बंधन और दलगत सहयोग। फिर है हमारा दूसरा, उनके उद्देश्य क्या है। कोई भी नीति, कोई भी देश बनाता है उसके कुछ उद्देश्य है। अमेरिका नीति के भी कुछ उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य है। वो सबसे मुख्य उनका जो उद्देश्य ये है राष्ट्रीय सुरक्षा। सबसे पहला काम उनका है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना। दूसरा है वहाँ की जो व्यवस्था है वो जनतंत्र है, जनतंत्र की रक्षा करना। तीसरा है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियाँ पैदा हुई थी, उन स्थितियों में विश्व दो भागों में बंट गया था। एक में साम्यवाद हावी था, दूसरे में पूंजीवाद हावी था। अब पूंजीवाद का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, साम्यवाद का नेतृत्व रूस कर रहा था। इसलिए उनका मुख्य जो उद्देश्य है साम्यवाद को रोकना। चौथा है कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में विवाद हो तो उनका ये उद्देश्य रहता है उस विवाद को कम करना। पांचवा है विश्व शांति। छठा है नई आर्थिक सहयोग। और सातवां है आतंकवाद का उन्मूलन। अमेरिका 11 सितंबर 2001 से पहले आतंकवाद पर अपना ध्यान नहीं दे रहा था,
किंतु 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के पेंटागन कस्बे में आतंककारियों द्वारा गोलाबारी की गई। उस गोलाबारी में सैकड़ों लोग मारे गए। जब गोलाबारी की तो पहली बार अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ हमला बोला। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगे, उस हमले के बाद 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगे कि हमारे देश के खिलाफ यह युद्ध की कार्रवाइयां हैं, यह छद्म युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृतसंकल्प है। अमेरिका ने बदले की कार्रवाई के लिए विश्व समर्थन जुटाना समर्थ कर दिया। इस प्रकार समूची सभ्यता में आतंकवाद का उन्मूलन भी अमेरिका का मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आज करना है, अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। अमेरिका की जो विदेश नीति है उसकी विशेषताएं क्या है? उसकी विशेषताएं नंबर 1 है साम्यवाद का अवरोध। नंबर 1 है साम्यवाद का अवरोध। साम्यवाद का अवरोध। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, विदेश नीति के उद्देश्यों में वो उसकी विशेषता है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 दूरियों में बंट गया। विश्व 2 शक्तियों में बंट गया। एक शक्ति साम्यवादी थी, दूसरी शक्ति पूंजीवादी थी। तो साम्यवादी शक्ति का नेतृत्व रशिया कर रहा था और पूंजीवादी शक्ति का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इस महायुद्ध के बाद अमेरिका ने रूस को रोकने के लिए साम्यवाद का अवरोध अपनी विदेश नीति की विशेषता रही। साम्यवाद की अवरोध नीति का अर्थ यह है कि जहां कहीं भी सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका उसके प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। जॉर्ज एलन ने कहा है कि सोवियत संघ नाजी खतरे से अधिक बड़ा खतरा है। अमेरिका विदेश नीति के अन्य तत्व द्विपक्षीय नीति, बहुपक्षीय सुरक्षा संधियां, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़, साम्यवाद की जो विरोध है उसका ही परिणाम है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की सबसे मुख्य विशेषता है साम्यवाद का अवरोध, साम्यवाद की रुकावट, साम्यवाद को विश्व में बढ़ने से रोकना। दूसरा है सैनिक संधियों की नीति। दूसरा है सैनिक संधियों की नीति। दूसरी जो विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो सैनिक संधियों की नीति है। अमेरिका साम्यवाद का अवरोध करने के लिए, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सैनिक संधियों का निर्माण किया। सैनिक संधियों के निर्माण की भूमिका निभाई। इसमें प्रमुख उन्होंने जो सैनिक संधि की वो टिटो सैनिक संधि और नाटो संधि, एजल्स संधि, शिट्टो संधि, बगदाद पैक्ट, लैटिन अमेरिका राज्य के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि का हस्ताक्षर किए। आज इस संधि का व्यवहारिक रूप अमेरिका राज्यों का संगठन है। आज जो संधि है वहाँ अमेरिका के सभी राज्यों का एक समूह बना है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों के साथ मिलकर नाटो संधि के हस्ताक्षर किए। दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर को साम्यवाद से बचाने के लिए 1957 में मनीला शिटो संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका ने एजेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने जापान, ताइवान तथा पाकिस्तान के साथ भी द्विपक्षीय संधियां की। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों को सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल 1949 को
पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। 1951 में पारस्परिक जो सहायता कानून था उसको कानून का रूप बनाया गया। शीत युद्ध के अंत के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्प है और पहली सत्र पर पूर्वी यूरोप के 3 प्रमुख देश है पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य इस संगठन में शामिल किए गए। नंबर 3 हमारा आता है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। 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 विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई उद्देश्य है। अमेरिका अपने कार्यक्रम में ये शामिल किया है दूसरे देशों की आर्थिक सहायता करता है। दूसरे देशों की आर्थिक सहायता किस उद्देश्य से करता है, उसके कुछ उद्देश्य है। आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाता है, वहाँ रोजगार के साधन बढ़ाता है, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे से टालता है, आर्थिक और सैनिक सहायता देकर उसके महत्व की सुविधाएं, सैनिक अड्डे और बंदरगाहों आदि को सुव्यवस्थित करता है, सुरक्षित करता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए। उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है उदार पट्टा कार्यक्रम। उदार पट्टा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत अमेरिका आर्थिक सहायता की कुल राशि 1949 तक $49.1 मिलियन तक पहुंच गई थी। सहायता करने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन है। दूसरा है मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत अमेरिका के 16 राज्यों को 1948 से 1952 की अवधि में $20 अरब की सहायता देना स्वीकार किया गया। तीसरा था 4 सूत्री कार्यक्रम। ये 4 सूत्री कार्यक्रम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका मूल उद्देश्य था अल्प विकसित राष्ट्रों को तकनीकी सहायता अपनाना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। 1961 में विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति केनेडी ने शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता करने वाले देश मुख्यतः एशिया के राष्ट्र थे। पांचवा है प्रगति के लिए मैत्री। ये योजना लैटिन अमेरिका योजना के विकास के लिए बनाई गई है। चौथा है अमेरिका विदेश नीति की विशेषताओं में मानवाधिकारों का समर्थन। मानवाधिकारों का समर्थन। मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की। अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तित्वगत उत्तरदायित्व बन गया कि दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति की सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। नंबर 5 है लोकतंत्र बहाली के नाम पड़ोसी देशों में हस्ताक्षर। लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद लोकतंत्र बहाली के नाम पर अपने पड़ोसी देशों में लोकतंत्र को बहाल करने के नाम पर उनके निजी कार्यक्रमों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध में मध्य तथा दक्षिण अमेरिका देशों में कानून व्यवस्था, लोकतंत्र बहाली, अमेरिका नागरिकों हित के नाम से 60 से अधिक बार दखल दिया।
द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखते हुए 1981 में ग्रेनेडा में, 1989 में पनामा में दखल दिया। अमेरिका ने 1965 में डोमिनियन गणराज्य में दखल किया। तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वहां 14,000 नौसैनिक भेजे, क्योंकि उन्होंने इस आदेश को यह कहते हुए जायज ठहराया कि डोमिनियन गणराज्य में उन्हें अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करनी है। राष्ट्रपति जॉनसन ने यह भी दावा किया कि दखल का उद्देश्य डोमिनियन में साम्यवाद स्थापित होने से रोकना है। अमेरिकी सैनिक 1960 में वहां से लौट गए थे। ग्रेनेडा में 20 अक्टूबर 1983 को अमेरिका के 1900 सैनिक उतरे। सितंबर 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिका सेना ने हैती की राजधानी पोर्टे पीस के नागरिक विमानतल पर भी उतारे। वैसे अमेरिकी हैती ने पहले भी दखल कर चुका है। अमेरिकी नौसैनिक 1915 में हैती में उतरे थे। वहां गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल और वित्तीय संकट था। अमेरिकी सैनिक 1934 में वापस हुए थे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हैती के संविधान का प्रारूप तैयार कराया था। हैती का वित्तीय नियंत्रण 1947 तक अमेरिका के हाथ में रहा था। नंबर 6 है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। नंबर 6 है विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति। विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति अमेरिका की विदेश नीति की छठी जो विशेषता है, जो विकासशील देश है उन पर दबाव बनाने की नीति है। अमेरिकी विकासशील देशों पर बनाए रखने की नीति बनाए हुए है। उदाहरणतः रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन तथा उससे संबंधित तकनीकी उपलब्ध कराने को समझौते हो जाने पर अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत पहले बदले की कार्रवाई के रूप में भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो तथा रूस के अंतरिक्ष संगठन गवास्काय को 2 वर्ष के लिए काली सूची में दाखिल किया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौते को रद्द करवा दिया। अमेरिका की इस नीति का लक्ष्य भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों को अवरुद्ध करना है। अमेरिका दबाव के कारण भी भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, इराक को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया, मध्य दूरी के प्रक्षेपण अग्नि का परीक्षण कुछ समय तक स्थगित रहा। अमेरिका भारत पर नियंत्रण दबाव डाल रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि तथा CTBT पर हस्ताक्षर कर दे, जो कि पूर्णतः पक्षपातपूर्ण नीति है। जब भारत ने 1998 में पोखरण ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। अमेरिका की विदेश नीति की 7वीं जो विशेषता है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी पिछले लगभग 1 दशक में एशिया प्रशांत क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ और 21वीं सदी एशिया की सदी होने से जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके कारण इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी के कारण यूरोप के साझा बाजार देश अमेरिका माल तथा पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी हो गया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को नए बाजार की तलाश हेतु सबसे उत्तम बाजार एशिया प्रशांत क्षेत्र दिखाई देता है। नंबर 8 आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला
अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। आतंकवाद को समर्थन एवं पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 8 नंबर जो अमेरिका विदेश नीति की विशेषता यह है कि जो देश आतंकवाद को पनाह देगा या आतंकवाद का समर्थन करेगा, वो देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। और ये घोषणा कब की? ये घोषणा अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को हुए हमले के बाद 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया। बुश ने कहा कि आज के बाद जो देश आतंकवाद को पनाह तथा समर्थन जारी रखेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। नंबर 9, आश्रित एवं पूरी राज्यों की स्थापना की नीति। आश्रित एवं उपगरीय राज्यों की स्थापना की नीति। राज्यों की स्थापना की नीति। अमेरिकी विदेश नीति की अंतिम जो विशेषता है आश्रित तथा उपगरीय राज्यों की स्थापना की नीति। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी नीति का सहारा लिए बिना वैश्विक साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है और वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए आश्रित तथा उपगरीय राज्यों की स्थापना तथा सैनिक हस्तक्षेप की नीति चल रही है। इसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है, वह जहाँ जहाँ युद्ध करता है, जैसे युद्ध ने अफगानिस्तान इराक में किया, उसके मित्रतापूर्ण शासन स्थापित करना है और मित्रतापूर्ण शासन के तहत वो आश्रित नीति की कल्पना करता है, आश्रित नीति की बात करता है। ये हमारी अमेरिका विदेश नीति की विशेषता है। आज तक हमने अमेरिका विदेश नीति की 3 टॉपिकों का अध्ययन किया। विदेश नीति के निर्माण के तत्व, विदेश नीति के निर्माण के तत्व, दूसरा है उद्देश्य अमेरिकी विदेश नीति की, और ये 2 टॉपिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए। आज जो हमारा टॉपिक है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है साम्यवाद का अवरोध, दूसरा है सैनिक संधियों की नीति, तीसरा है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, चौथा है मानवाधिकारों का समर्थन, और 5वां है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप, और छठा है विकासशील देशों को कब्जा करने की नीति, 7वां है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी, क्योंकि यूरोप के जो देश उसके प्रतिद्वंदी हो गए हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसको सबसे ज्यादा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिखाई देता है। 8वां है आतंकवाद को समर्थन और पनाह देने वाला देश का दुश्मन माना जाएगा। ये घोषणा 21 सितंबर 2001 को वहां के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने की। 9वां है आश्रित तथा उपगरीय राज्यों की स्थापना। यानी इस प्रकार ये 9 उसके विशेषताएं हैं। इन 9 विशेषताओं के आधार पर अमेरिका की विदेश नीति संचालित है। थैंक यू, धन्यवाद।